अस्सलाम वालेकुम। हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था स्ट्रक्चर मैकेनिक्स लैब के अंदर। हमने उसको एक फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग को टोटल डिज़ाइन करना था। उसको स्लैब से लेके फाउंडेशन था। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ लोड ट्रांसफ़र। जो हमारा लोड का मैकेनिज़्म होता है वो सबसे पहले लोड हमारा रूफ़ की सरफेस के ऊपर आता है। रूफ़ की सरफेस से रूफ़ स्लैब के ऊपर, रूफ़ स्लैब से फिर बीम से कॉलम से फाउंडेशन, और फाउंडेशन फिर जो है ना उसको स्प्रेड कर देती है सब साइल के अंदर। ये हमारा लोड का मैकेनिज़्म होता है। और जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हम सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्ट जब करते हैं तो नीचे से ऊपर को जाते हैं, लेकिन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ये लोड मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम स्लैब को डिज़ाइन करेंगे। स्लैब बेसिकली वन वे और टू वे, दो तरह की स्लैब्स होती हैं। तो आज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि वन वे स्लैब का किस तरह पता चलता है, टू वे स्लैब का किस तरह पता चलता है, और उसके अलावा हम वन वे स्लैब को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, टू वे स्लैब को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इसकी डेप्थ किस तरह लेते हैं और इसकी डिटेलिंग किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम वन वे स्लैब की तरफ जाते हैं। वन वे स्लैब, ये मेरा स्केच था। इसकी जो लेंथ थी बीम्स की वो 12 मीटर थी, और जो विड्थ थी वो 5 मीटर थी। इसी तरह एक ये थी 7 मीटर और 5 मीटर, यानी कि ये एक पूरी बिल्डिंग मैंने डिज़ाइन की थी, जिसके अंदर 3 स्लैब जो है वो 12 मीटर के ऊपर आ रही थी लेंथ में, और 3 स्लैब जो है वो 7 मीटर के ऊपर आ रही थी। इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी को स्टडी कर लेते हैं। वन वे स्लैब के ऊपर ये जो लोड आता है ये इस तरह रिएक्ट करता है, और ये टू वे स्लैब है, इसका जो लोड है ये हमारे पास इस तरह से रिएक्ट करता है। यानी कि वन वे स्लैब के ऊपर जो लोड है वो शॉर्टर बीम की तरफ नहीं जाता, लॉन्गर बीम की तरफ जाता है। और टू वे स्लैब के ऊपर जो लोड है वो ट्रेपेजॉइडल बन के चारों बीम्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है। वन वे, ये जब मैं आपको बीम का सिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि ये फार्मूले उसमें यूज़ किए थे हमने। उसके बाद आ जाती है लोड रूफ स्लैब। स्लैब का जो हमारे पास आता है ना डेप्थ लेने के लिए, तो हम ये यूज़ करते हैं। स्लैब की डेप्थ ये हमारे पास ACI कोड डिपेंड की हुई है RC स्ट्रक्चर के ऊपर। स्लैब की जो डेप्थ है वो हम लेते हैं H मिनिमम, जिसको हम कहते हैं, वो हम लेते हैं सिंपली सपोर्टेड हो तो हमारे पास, और साथ में ये ग्रेड ऑफ स्टील है। अगर हमारे पास ग्रेड 280 300 हो तो हम L/25 लेते हैं। अगर उसका 1 एंड कंटिन्यूस हो तो L/30। ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर से हमने स्लैब की जो H है उसको ज्यूम करके यहाँ से उठाना होता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा वन वे और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब मेरे पास पैनल 1 2 3, ये 3 पैनल मैंने वन वे स्लैब को किया, और ये इन 3 पैनल्स को मैंने टू वे स्लैब का नाम दिया हुआ। शॉर्टर स्पैन जो मेरे पास वो है 5 मीटर, लॉन्गर स्पैन 12 मीटर। वन वे स्लैब को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो आती है रेशो, उसको कहते हैं लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन, यानी FY/FX। इसको, इस दोनों को जैसे हम करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद अगर तो आंसर हमारे पास 2 से ज़्यादा आ जाए, ग्रेटर देन 2 तो फिर हम उसको ज्यूम करते हैं कि ये हमारी स्लैब वन वे। और अगर ये आंसर 2 से लेस देन आ जाए तो फिर हम इसको ज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास टू वे स्लैब, और अगर इक्वल टू 2 आ जाए फिर भी हम इसको टू वे स्लैब के तौर पे ही डिज़ाइन करते हैं। तो मेरा पैनल 1 2 3 है जो वो वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन होगा, और पैनल 4 5 6 जो है वो टू वे स्लैब की तरह डिज़ाइन होगा। अभी वन वे स्लैब को मैंने यहाँ पे इसको करने के बाद 1 मीटर की मैंने इसकी स्ट्रिप ले ली। डेप्थ ऑफ द बीम, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि उसके स्लैब जिन बीम्स के ऊपर आ रही है उनकी विड्थ क्या होगी, उनकी डेप्थ क्या होगी, इसको हम ज्यूम करके चलेंगे। तो इसको ज्यूम करने के लिए हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास B होती है वो L/12 लेते हैं, और जो H होती है हमारे पास L/18 होती है। इसको लेके हम इसको फर्दर चलते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास BCC आ जाती है वो हम लेते हैं 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब उसकी डेंसिटी, RCC की डेंसिटी 2400 किलोग्राम, और ब्रिक मैसनरी की डेंसिटी, और इसी तरह अर्थ की डेंसिटी लिखी हुई है। उसके अलावा लाइव लोड, ये सारा कुछ हमने उधर यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये किस तरह आता है। लाइव लोड जो है, अगर तो हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 200 आ जाएगा, और अगर ऑफिस है तो 250। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था ज्यूम किया था कि ये मेरा ऑफिस है कमर्शियल, तो ये मैंने 250 यूज़ किया था। ये मेरे पास बीम की जो आ गई डेप्थ आ गई L/12 LN, और ये विड्थ आ गई LN/18, और इफेक्टिव स्पैन जो है
इसके अंदर जो क्लियर स्पैन है उसको प्लस करके विड्थ को किया तो मेरे पास इफेक्टिव स्पैन आ गया। एक इफेक्टिव स्पैन मेरे पास ये आ जाएगा जो लॉन्गर है, और शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन जो है वो 5 प्लस ये वाली विड्थ जो ऐड करूँगा तो वो बन जाएगी 5.667। एच मिनिमम फॉर सिंपली स्पोर्टेड जो मैंने वहाँ से आपको टेबल दिखाया उधर से मैंने पिक की है। तो एच मिनिमम में हम एल एन लेते हैं, और एल एन जो होता है वो हमारा शॉर्टर होता है, नॉट के लॉन्गर। तो हमने शॉर्टर को लिया तो मेरे पास बन रहा है 226.68। तो इसको मैंने ज्यूम कर लिया कि 230 मिलीमीटर आ गया। अब आ जाते हैं डी। ये डी इसको इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। ये इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, टॉप से लेके बॉटम के रीइंफोर्समेंट जो है ना, उस लॉन्गिट्यूडल रीइंफोर्समेंट उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो एच में से हमने 27 किया। ये 27 किस तरह बन रहा है, 20 मिलीमीटर हमारे पास कंक्रीट कवर होता है स्लैब का। ये देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ACI कोड द मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायर्ड फॉर स्लैब नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू वेदर और इन कॉन्टैक्ट इज टू बी 20 मिलीमीटर। बट अगर फायर का कोई इशू बन जाए तो फायर एग्जिस्टिंग के लिए हमारे पास जो कंक्रीट कवर होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है फायर रेट के हिसाब के साथ। तो ये 20 मिलीमीटर जो मेरे पास कंक्रीट कवर है प्लस 7 क्या मैंने ज्यूम किया कि जो मेरी स्लैब की रीइंफोर्समेंट है वो 13 की आएगी बार, तो उसका हाफ जो है वो मेरा आ जाएगा 6.5। तो उसको ज्यूम करके 7 प्लस किया तो 27 बन गया। 230 में से 27 माइनस किया 203 मिलीमीटर बन गया। अब आ जाता है डेड लोड। डेड लोड बेसिकली हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है डेड और एक होता है सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज में क्या आता है, सुपर इम्पोज में हमारे पास जो ब्रिक ब्लास्ट है, PCC है, उसके अलावा टाइल वर्क है, अर्थ वर्क है, वो सारा कुछ हमारे पास सुपर इम्पोज लोड में आ जाता है। स्लैब की हाइट आई थी एच मिनिमम 230, उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी उसकी डेंसिटी के साथ किया तो हमारे पास ये मिलीमीटर में थी, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आ गई 552 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह मैंने ब्रिक ब्लास्ट डाला है उसके ऊपर 75 मिलीमीटर का, और उसकी जो डेंसिटी है वो 1800 किलोग्राम, ये डेंसिटी मैंने आपको बताई थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है 1800 ब्रिक ब्लास्ट के लिए, और ब्रिक मैसनरी के लिए 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो मेरी PCC है वो 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी, उसको मीटर में कन्वर्ट किया और ये मेरे पास बन गई। ये टोटल मेरे पास डेड प्लस सुपर इम्पोज लोड आ गई। इसको मैं QD कहूँगा, 825 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद आ जाता है लाइव लोड। लाइव लोड मैंने ऑफिस बिल्डिंग का ज्यूम किया तो वो मेरे पास 250 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी फैक्टर लोड क्या होता है कि कोई भी लोड है, ये हमारे पास सर्विस लोड से पहले जो हमारे पास आए, इनको हमने फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये फैक्टर हम 1.2 KOD प्लस 1.6 KOL लेंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल, और साथ में 9.81 के साथ मल्टीप्लाई किया उसको न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, 1000 से डिवाइड किया किलो न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस वक्त मेरे पास 13.64 टोटल लोड जो स्लैब का बीम्स के ऊपर आएगा वो 13.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन रहा है। ये मेरा टोटल लोड है। इस हिसाब से मैं अपनी स्लैब को और इसी लोड के अगेंस्ट में अपने बीम्स को और इसी लोड के अगेंस्ट में अपने कॉलम्स को डिज़ाइन करूँगा। बीम के अंदर मैं अपना बीम का डेड लोड और साथ में कॉलम के अंदर कॉलम का डेड लोड ऐड कर दूँगा। जस्ट अभी हमारे पास जो मेरी स्लैब थी ये थी कॉन्टीन्यूस स्लैब जो है इसको डिज़ाइन करने का, और जो दूसरी से यानी कि एक पैनल वाली स्लैब है उसको डिज़ाइन करने का मेथड दोनों डिफरेंट है। मैं अभी आपको कॉन्टीन्यूस स्लैब को डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि हमने कॉन्टीन्यूस स्लैब के साथ डिज़ाइन किया था। हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस स्लैब होती है उसको बेसिकली हमने इस तरह डिज़ाइन करना होता है। हमारे पास जो कंटिन्यूस स्लैब होती है वो इस तरह आती है, कंटिन्यूस बीम हो या कंटिन्यूस स्लैब हो। ये क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास ये वाली सपोर्ट है इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर सपोर्ट, इनर फेस ऑफ एक्सटीरियर सपोर्ट, सबसे पहली जो सपोर्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पैन। पहला स्पैन जो उसको कहेंगे हम एक्सटीरियर स्पैन, बाकी के जो स्पैन है उनको हम कहेंगे इंटीरियर स्पैन। और जो पहली सपोर्ट आएगी पहले यानी कि एक्सटीरियर स्पैन के साथ, एक्सटीरियर स्पैन और इंटीरियर स्पैन के दरमियान में जो पहली सपोर्ट आएगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट। ये होगी फुल एक्सटीरियर सपोर्ट, इसको हम कहेंगे फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट। तो बाकी की सारी सपोर्ट्स को हम कहेंगे इंटीरियर सपोर्ट। जितने इसके अंदर पैनल बन जाए वो पैनल 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी मल्टीपल हो सकते हैं। इसी हिसाब से हम इसको ज्यूम करके ये फिनोमेना लगा के हम इसको डिज़ाइन करते हैं।
इसको हम करते क्या है, हमें कोड ने बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है, इसी हिसाब से मैं करूँगा। आपको ये बुक साथ में ये पीपीटी की फाइल नीचे लिंक के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर किसी को भी हेल्प चाहिए हो वो ले सकता है। साथ में आपको ये वाला मैनुअल जो मैंने खुद किया हुआ है ये मैं आपको साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास जो एल एंड बोलते हैं, हमारे पास जो शार्टेड डायमेंशन होती है वो 5 मीटर थी। एक्सटीरियर सपोर्ट के ऊपर हमारे पास जो आ रहा था वो आ रहा था 1/16 एक्सटीरियर सपोर्ट। इसको मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें बिल्डिंग के नीचे कॉलम आ रहे हैं तो कॉलम के लिए मैं 1/16 लूँगा। उसके बाद एक्सटीरियर स्पैन जो है, एक्सटीरियर स्पैन इसमें मैंने इंटीग्रल विद द सपोर्ट है क्योंकि कॉलम और बीम फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैं ये वाला लूँगा 1/14, ये फार्मूला लगाया। इसी साथ फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट जो है, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट मेरे जो स्पैन थे वो, अगर ये देखिएगा मेरे पास जो स्पैन है वो सिर्फ 1, 2 और 3 स्पैन है, इसलिए मैं इसको 2 स्पैन्स को लेके चलूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा पहला स्पैन है और ये आखिरी स्पैन ये एक ही है, क्योंकि यहाँ से भी डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ से भी डिसकंटिन्यूअस, मेरे पास सिर्फ 2 स्पैन है टोटल और मिड में 1 स्पैन आ रहा है, तो मैं इसको ये वाला लेके चलूँगा। अगर मेरे पास एक और स्पैन होता तो फिर मैं ये वाला क्राइटेरिया लगाता, क्योंकि मोर देन 2 स्पैन बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटीरियर स्पैन्स। इंटीरियर स्पैन के लिए बस एक ही है, हमारे पास 1/11 WU के है, WU कह लें, KU कह लें, हमारे पास ये लोड होता है टोटल। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास अब ये मूवमेंट्स आ गई। जैसे हमने सब की मूवमेंट्स निकाल ली हर फेस के ऊपर, हमारे पास रो का फार्मूला होता है। रो का फार्मूला क्या है? 0.85 FC प्राइम ओवर FY 1 माइनस √1 - 2.614 MU ओवर BD स्केयर FC प्राइम। आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसके अंदर टोटल इसी तरह फार्मूला ऐड करें, और MU हमारी किलो न्यूटन मीटर में, तो किलो न्यूटन मीटर को हमने न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है, तो न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अपनी जो जितनी भी मूवमेंट होगी उसको मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ इधर करेंगे, तो हमारे पास इसकी रो की वैल्यूज आ जाएगी। ये हमारे पास स्टील रेशो, रो असल में होता है क्या, स्टील रेशो होती है। FC प्राइम मैंने जूम किया हुआ 20 और FY में 300 मेगापास्कल लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे हम इस तरह एक टेबल बना लेंगे, इसके अंदर हम अपनी पांचों की पांचों जो मूवमेंट्स है वो लिख लेंगे। एक्सटीरियर स्पैन की, एक्सटीरियर सपोर्ट की, एक्सटीरियर स्पैन की, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट, इंटीरियर सपोर्ट, एक्सटीरियर सपोर्ट। जो सपोर्ट्स की मूवमेंट है वो नेगेटिव है, जो स्पैन की मूवमेंट है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे हर एक फर्दर यहाँ से मूवमेंट्स लेके रो निकाल लिए। रो निकालने के बाद हम यहाँ पे उसका AS निकाल लेंगे। रो निकालने के बाद हम उसका AS निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्टील किस तरह निकलता है? एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला होता है AS = रो इंटू BD। जैसे हम रो को उसकी H, B और D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B हमारे पास क्या थी, B हमारे पास यहाँ पे आ रही है 1000, और D हमारे पास क्या है, D हमारे पास 203 है, और D के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। और ये AS मिनिमम क्या होता है? ये AS मिनिमम बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर स्टील होता है। टेम्परेचर स्टील कह रहे हैं, कुछ लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टील बोलते हैं, कुछ लोग इसको टेम्परेचर स्टील बोलते हैं। टेम्परेचर स्टील निकालने के लिए ये क्राइटेरिया हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, टेम्परेचर स्टील। अगर तो हमारे पास जो FY है वो अगर तो 300 तक हो तो हम ये 0.0020 लगाते हैं, अगर 420 तक हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। मेरे जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने 300 मेगापास्कल ली हुई है, तो वो मैं ये वाला फार्मूला लगा के इसको करूँगा। इसको मल्टीप्लाई किया BH। टेम्परेचर स्टील के अंदर H को लेते हैं और AS यानी कि एरिया ऑफ स्टील जो दूसरी निकालते हैं उसके अंदर हम D को लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ को। ये किया, और अगर हमारे पास AS की वैल्यू AS मिनिमम से कम आ जाए तो हमने हमेशा AS मिनिमम को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मैं AS मिनिमम को सिलेक्ट करूँगा, इस जगह पे मैं ये वाला AS सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी AS और यहाँ पे भी AS मिनिमम सिलेक्ट होगा, और इस जगह पे भी AS सिलेक्ट हो जाएगा।
फिर आगे आ जाती है बार्स निकालने का फार्मूला। बार्स निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, स्लैब की स्टील देने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ए एस ओवर 1000 इज इक्वल टू ए बी ओवर एस। ए एस मेरे पास आ गया, 1000 भी आ गया, एरिया ऑफ बार जो कि ए बी होता है एरिया ऑफ बार, जो कि जिस बार का मैं एरिया दे रहा हूँ, और एस जो है वो स्पेसिंग है। एस को मैं एक साइड पे रखूंगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई ए बी ओवर ए एस। इसके साथ मेरे पास ये स्पेसिंग आ जाएगी। मैंने यहाँ पे एस इज इक्वल 1000 ए बी ओवर ए एस रखा है। ये 1000 एरिया ऑफ बार, जो बार जिस बार को मैंने यूज़ करना उसका एरिया। मैंने नंबर 13 यूज़ किया, नंबर 13 का मेरे पास एरिया आ रहा है 129। यहाँ पे मैं 129 रखूँगा और इसको डिवाइड कर दूंगा ए एस के साथ। जैसे मेरे पास ये आ गई, मैंने फिर फाइनल ए एस निकालना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये 285 मिलीमीटर स्क्वायर आ रही है सेंटर टू सेंटर, तो मैंने इसको 280 की है, तो 280 करने की वजह से मेरे पास कुछ जो स्पेसिंग है वो यानी कि कुछ एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, ए एस यहाँ पे रहेगा, इसको यहाँ ए एस यहाँ पे आ जाएगा और एस यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो स्पेसिंग हमने प्रोवाइड की होगी। 1000 मल्टीप्लाई बाई 129 डिवाइडेड बाई 280, तो मेरे पास ए एस की वैल्यू आ जाएगी, और वो ए एस हम फाइनल ए एस समझ के उसको लिख लेंगे। ये इस तरह का हम टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया होता है, इनमें से लीस्ट ऑफ लेनी होती है। ये हम पुट करके यहाँ से मैक्सिमम स्पेसिंग ले लेंगे। टेम्परेचर स्टील प्रोवाइड किया, इसकी भी स्पेसिंग का एक क्राइटेरिया टेम्परेचर स्टील या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का, ये पुट किया और ये कर लिया। उसके बाद मैं लगाऊंगा शेयर का चेक। शेयर का चेक क्या होता है, वी यू इज इक्वल टू 1.15 क्यू यू एल एन बाई 2 माइनस डी। ये जो इंक्रीज स्ट्रक्चर की जाहिद अहमद सिद्दीकी साहब की बुक है, इसके अंदर ये फार्मूला और ये सारा कुछ लिखा होगा। ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। शेयर का चेक लगाया, शेयर का चेक लगा के हमने कैपेसिटी फाइंड की। शेयर कैपेसिटी हमने फाइंड की, हमारी जो शेयर कैपेसिटी है वो अप्लाइड शेयर जो है उससे ज़्यादा आ रही है, तो हमें शेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती है तो हमने फिर ये इस तरह हमने शेयर भी फाइंड करना था। उसके बाद आ जाती है डिटेलिंग। डिटेलिंग के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि जब ये कॉन्टिन्यूस बीम को डिज़ाइन करने का, असल में डिटेलिंग दो तरह से होती है। एक तो हम यूज़ करते हैं बैंटम बार और एक हम यूज़ करते हैं कुल्टेन बार। आजकल जो है वो ज़्यादातर कुल्टेन बार यूज़ हो रही है, तो मैं भी यहाँ पे कुल्टेन बार ही यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास ये चार चीज़ें होती हैं। से हम सपोर्ट के ऊपर टॉप स्टील देते हैं, और ये स्टील नॉर्मली तौर पे हम मिनिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये जो हम स्पोर्ट्स के ऊपर बारें प्रोवाइड करते हैं, जो हमने स्पोर्ट्स के ऊपर स्टील निकालना है, ये वो वाला स्टील है। उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम एक बार को यानी कि Ln/8 के ऊपर हमने इसको कट करना होता है। ये शॉर्ट डायरेक्शन के लिए थी और ये लॉन्ग डायरेक्शन के लिए थी, लेकिन उसके लिए भी सेम है। उसके बाद आ जाता है मिड के अंदर, यानी कि इंटीरियर स्पोर्ट्स के ऊपर हमने जो प्रोवाइड करना होता है स्टील। ये स्टील कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, एक साइड पे हम 0.3 Ln और एक साइड पे 0.22 Ln लेके चलता हूँ। ये हम किसी एक बार को 0.3 Ln के साथ और एक बार को 0.2 Ln के साथ मल्टीप्लाई करके उतनी लेंथ तक हम इसको इंक्रीज करते हैं, बाद में जाके इसको कट कर देते हैं। जब भी आपने डिटेलिंग करनी है तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी एच होगी उसको आपने इस तरह के एक बॉक्स बना के उसके अंदर ज़रूर लिखना है। उसके बाद ये डिटेलिंग है, इसमें ये मेरे पास आ रही थी एक्सटीरियर स्पोर्ट्स के ऊपर स्टील, ये मेरे पास आ रहा था फर्स्ट इंटीरियर स्पोर्ट्स के ऊपर स्टील, और ये मेरे पास आ रहा था लास्ट वाली स्पोर्ट के ऊपर स्टील। उसके बाद मेरे पास ये आ रहा था मिड स्पैन के ऊपर, और ये बाकी के जो स्पैन है उनके ऊपर आ रहा था, यानी कि ये फर्स्ट स्पैन और उसके बाद दूसरे स्पैन। इनको 0.2 Ln और 0.3 Ln इस तरह मल्टीप्लाई करके ये वाला स्टील कट किया जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों स्टील हैं इनको Ln/8 के ऊपर रखा जाएगा, Ln/8 के ऊपर इनको कट किया जाएगा। और ये वाला स्टील जो AS मिनिमम होता है, ये वाला स्टील जो है इसको Ln/5 तक प्रोवाइड किया जाएगा। ये वाला जो स्टील है ये AS मिनिमम होता है, ये हर बाहर वाली जो स्पोर्ट है उसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ये वाला मेरा लॉन्गिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, लॉन्गिट्यूडनल स्टील या टेम्परेचर स्टील। ये जो है ये मेरा भी कोल्टेन की तरह आएगा, और इसके लिए भी मैं Ln/8 वाला फिनोमेना यूज़ करते हुए इसको भी एक बार थ्रू आउट प्रोवाइड होगी और एक बार जो Ln/8 को इधर कट होगी, तो इस तरह ये मेरी वन वे स्लैब डिज़ाइन हो जाती है। अगर किसी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। इसके अलावा मैंने फर्दर अपनी मेल भी लगाई हुई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं और जाके वहाँ से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई इशू हो किसी किस्म का आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
सिविल बैचलरिज्म को ज्वाइन करने के लिए, इसमें वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।